नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं विपिन भाटी आपका स्वागत करता हूं रॉयल एकेडमी पर। इस वीडियो में दोस्तों हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस रहेंगे इंक्लूडेड रहेंगे। और ये जो है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, ये 500 प्रश्न ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। 500 प्रश्न की सीरीज है, ये लगभग 2 घंटे के आसपास की जो वीडियो बनने जा रही है, तो इसमें आपको अंत तक जाना है। यदि आपके पास में इस वक्त पूरी वीडियो देखने लायक समय नहीं है तो आप अभी क्विट कर दीजिए। वीडियो को जब आपके पास में समय हो तो तसल्ली से बैठ कर देखिए, ताकि आपको इस वीडियो का 100% लाभ मिल पाए। और साथ में दोस्तों अन्य जो चैनल पे वीडियो हैं 500 क्वेश्चंस की, 1000 क्वेश्चंस की, ये जो हमने इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। आपकी परीक्षा के लिए ये सारे जो मटेरियल हम अपलोड कर रहे हैं सब रामबाण है दोस्तों। इसी में से जो परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। बेधड़क होकर आप इनको फतेह कर डालिए और इस बार 2022 में एक नौकरी पक्की दोस्तों। चलते हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेंगे। जैसा कि अन्य वीडियो में हम बिना रुके बिना टुके और बिल्कुल एकदम शुरू से A to Z ख़त्म करके ही सांस लेते हैं, उसी तरह से 500 क्वेश्चन की वीडियो को जो है संपूर्ण करेंगे, पूरी करेंगे। और इसमें रहेंगे आपके पहला पार्ट फिजिक्स का रहेगा, दूसरा आपका केमिस्ट्री का रहेगा और तीसरा पार्ट आपका बायोलॉजी का रहेगा दोस्तों। 500 क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बिल्कुल शुरू करेंगे एकदम नॉन स्टॉप वे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। और जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के। जल में तैरना जो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो विश्राम का जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते, प्लवन मतलब तैरते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र भाग की सतह से ऊपर रहता है? तो दोस्तों 1/10 भाग जो है उस आइस का भाग ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल के नियम का प्रयोग है। सवाल नंबर 13, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग की जाती है? अब केंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के जो सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। सवाल नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6। तो जो पृथ्वी पे अगर गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू जी है तो चंद्रमा पर जो G/6 रहेगी, G/6 रहेगी। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं वो। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह किसका सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पिलवन का नियम है। पिलवन मतलब तैरने का नियम। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर जो है पृथ्वी पर जो भार लगेगा वो 9.8 न्यूटन का लगेगा। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम दूरी पर जाए? तो 45 डिग्री पर। किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ब्रह्मगुप्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी जा सके? तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री कोण पर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया।
किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को सबसे पहले क्या कर दिया? घिस दिया और उनको क्या कर दिया? पिघला दिया दोस्तों। तो डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने के कारण उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो सकता है। तापयुग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर आधारित है तापयुग्म तापमापी। पूर्ण विक्रम उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। पूर्ण विक्रम उत्तापमापी जो स्टीफन के नियम पर, और तापयुग्म तापमापी सीबेक। यहाँ पूरा बात आ जाए पूर्ण विकिरण तो वहाँ पे स्टीफन के नियम से। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापते हैं? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापते हैं। दोस्तों सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणी से मेरा जो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा दोस्तों, आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। सवाल नंबर 34, किसका तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री पर जो है, चाहे वो सेल्सियस पे नाप लो चाहे फ़ारेनहाइट पे नाप लो, वैल्यू क्या रहेगी? सेम पाठ्यांक देगा। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो -32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना है? तो ये जो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण फट जाते हैं। क्योंकि गर्मी के कारण साइकिल के जो ट्यूब के भीतर जो हवा रहती है वो प्रसारित होती है, फैलती है, और जब वो ज़्यादा पावर से फैलती है तो वो ट्यूब जो हल्की होने के कारण फट जाती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के आधे स्थल में जल का क्या तापमान है? तो वो जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन विधि में। चालन विधि में क्या होता है कि जो पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। किसमें? चालन में। किसमें जाते हैं? तो संवहन में जाते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है किस विधि द्वारा होता है? तो ये संवहन के द्वारा होता है। देखिए द्रवों और गैसों में जो कण एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा लेके जाते हैं तो ये संवहन विधि हो गई। और चालन होगा दोस्तों ठोस में। ठोस के कण एक दूसरी जगह तो जाते नहीं है, तो उसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण वो किससे होता है? चालन से। और सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक वो आता है विकिरण से। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के द्वारा आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम आवश्यक नहीं होता? तो माध्यम आवश्यक नहीं होता विकिरण में। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं तो यह है विकिरण। देखिए विकिरण में माध्यम की ही आवश्यकता नहीं होती, तो उसके जो संचरण में माध्यम के कण गति करेंगे ही नहीं। माध्यम के कण गति करेंगे संवहन में, और चालन में भी गति नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो ठोस के कण तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणों का। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफ़ेद रख लो और नीचे क्या रख लो? काला रख लो। किस विधि से? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला रखो, समझे? अपने छाते को दोबारा से रीडिज़ाइन कर लो। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में होता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे दाब कम हो जाएगा, और वायुमंडल दाब कम हो जाएगा तो उसको जो जल है वो जल्दी उबलना प्रारंभ कर देगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका ताप ही नहीं जाएगा। तो इसलिए पहाड़ों पर दाल या चावल पकाने के लिए हम कुकर का उपयोग करते हैं, क्योंकि दाब वहाँ पे कम है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। यानी उबला तो है नहीं, और उबलने से पहले ही वो किस में बदल गया है? वाष्प में बदल गया है। तो जैसे कि धूप में रखा हुआ बर्तन में पानी, वो जो उबलता तो है नहीं लेकिन वो किस में हो जाता है? वाष्पीकरण में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण
उबलने से पहले यानी क्वथनांक से पहले, क्वथन से पहले जो भाप में बदल जाए तो उसको है वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर जो विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये 300 केल्विन के। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ते हैं? तो 273। 27 में 273 जोड़ोगे तो ये 300 केल्विन बन जाएगा। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को ये अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम जब होता है तब पड़ती है एकदम चिल ठंड। मिट्टी जब बादल होता है तो ठंड कम लगती है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। उसमें क्या है, मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे से क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में से द्रव का वाष्पीकरण होता है ना, जल का वाष्पीकरण होता है। यानी कि जो वो कण जो हैं, जो उन छिद्रों में हैं, जो पानी के कण, वो गर्म होते हैं और उड़ जाते हैं। तो गर्मी कौन ले गया? उड़ने वाले कण ले गए। तो घड़ा कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। सिंपल है ना एकदम। तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था। ध्वनि का तत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का। देखिए, विमानों के भीतर की जो सफाई की जाती है ना, उसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। मनुष्य को पराश्रव्य तरंग होती है जो मनुष्य ना सुन पाए। 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक ही मनुष्य सुनता है। 20 हर्ट्ज से कम की नहीं सुनता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की नहीं सुनता। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या ये कह लो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो देखिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है लोहे में ध्वनि की गति क्या होती है? अधिकतम होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल नंबर 69, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो देखिए, तारत्व के कारण। और तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये जो ध्रुवण, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्रुवण जो है वह प्रकाश में होता है लेकिन ध्वनि में नहीं होता। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड के बराबर समय के बराबर जो रहता है ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान में। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो भाई कम से कम 56 फीट दूरी। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनना चाहता है तो वह परावर्तक से 56 फीट दूर रहे। यानी किसी दीवार से टकरा कर आप सुनना चाहते हैं कि मेरी आवाज़ कैसी आती है, तो उससे 56 फीट कम से कम दूरी पे आप खड़े हो जाइए, तो आपको आपकी जो ध्वनि है वो परावर्तित होकर कानों में पहुंच जाएगी। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पर करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। देखिए, पास आती रेलगाड़ी की जो आवृत्ति या तीक्ष्णता वो बढ़ती है और दूर जाती की घटती है। और इफेक्ट किसका है? ये डॉपलर का इफेक्ट है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये अवरक्त तरंग का उपयोग रात में देखने के लिए किया जाता है। अवरक्त तरंग दोस्तों, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो 664 मीटर पर सेकंड है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो दोस्तों लोहा में होगी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है तो सोनोग्राफी में। दोस्तों सोनोग्राफी जब होती है तो उसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तीव्रता का आवृत्ति की ध्वनि का प्रयोग होता है। और पराश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है? चमगादड़। और कुत्ते भी सुन सकते हैं, जानवर भी काफ़ी हैं जो सुन सकते हैं, इंसान नहीं सुन सकता। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो भाई ध्वनि तरंगों के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं सोनार।
प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है और जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो देखिए ध्वनि में भी ध्यय आ रहा है और अनुदैर्घ्य में भी ध्यय आ रहा है, तो आप इससे इसको मैच कर लेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो हाइगेंस ने दिया प्रकाश का तरंग सिद्धांत। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। सबसे पहले किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने प्रकाश के विवर्तन को सबसे पहले दिखाया। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश में ही घटित होता है ध्रुवण, ध्वनि का कोई ध्रुवण नहीं होता। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण, क्योंकि व्यतिकरण को एक्सप्लेन करने के लिए तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड एग्जैक्ट लगता है। और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और जो 16 सेकंड लगता है, और एग्जैक्ट देखा जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 गुणा 108, यानी कि 3 गुणा 10⁸ है दोस्तों। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति, और ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है, कोरोना जिसको बोलते हैं, वही सूर्य ग्रहण के समय हमको दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है वह सर्वाधिक होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन होगा तो चमकीला दिखाई देगा, अब गीला रहेगा तो गीले बालू से जो है प्रकाश परावर्तित नहीं होता, इस वजह से वह द्युतिहीन दिखाई देता है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसमें? पेरिस्कोप बनाने में। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का है। देखिए साबुन के पतले झाग में जो चमकदार जो दिखाई देता है, कई तरह के रंग दिखाई देते हैं, वो उसमें कई बार प्रकाश का परावर्तन होता है और उसमें प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। तो यही है जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, उसमें भी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण तीनों घटनाएं होती हैं। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल के किस प्रकार का दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण होता है। जो बैकलाइट होती है, जो पीछे देखने के लिए, वो कौन सी होती है? उत्तल दर्पण होती है। दोस्तों जिस प्रकार हम नॉन स्टॉप क्वेश्चंस को 500 तक पहुंच रहे हैं, उसी तरह से आप भी नॉन स्टॉप शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपसे केवल गुजारिश है कि अपने 3 फ्रेंड्स के साथ में या किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में या एक किसी फेसबुक ग्रुप में आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगला प्रश्न 104 नंबर, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परावलिक दर्पण का उपयोग होता है। और जो बैकलाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल है दोस्तों, उत्तर नहीं है, उत्तल दर्पण का बैकलाइट में होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? तो अनंत। 2 चेहरा देखने वाले शीशे आजू बाजू खड़ा कर लीजिए और बीच में आप खड़े हो जाओ तो अनंत, दोनों में अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक शीशे में बना हुआ इमेज भी दूसरे शीशे में दिखाई देगा, तो इस तरह से अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है जो कि के बीच खड़ा है तो उसके प्रतिबिंब कितने दिखेंगे? तो ये 5 दिखेंगे। दोस्तों हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकाश के किरणपुंज हैं? तो ये समांतर प्रकाश आता है दोस्तों, समांतर किरणपुंज आता है प्रकाश जो सूर्य से पृथ्वी पे। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से के मेल से बना है? तो 7 रंगों के मेल से बना है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और वायलेट यानी बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, और 7 रंगों को मिला दोगे तो सफ़ेद रंग बन जाता है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। तो तभी तो कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है और प्रकाश किसी भी चीज़ से परावर्तित होता नहीं है, तो जिससे कि कोई रंग दिखाई दे। तो इस वजह से अंतरिक्ष का रंग जो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। जो फोटोग्राफिक कैमरे का जो फिल्म होती है वो आँख की रेटिना की तरह काम करती है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस लाया जाता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। कम ज़्यादा जो प्रकाश भीतर जाता है, मान लीजिए आगे से गाड़ी की जो हेडलाइट आपके सामने से जल रही है, तो आपकी आँख स्वयं ही धीरे धीरे जो सिकुड़ जाएगी, तो वो किसका काम है? आइरिस का काम है। आप किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो वो अपने आप ही बड़ी बड़ी आँखें, भट्टा सी आँखें खोल खोल कर देखोगे तो वो आइरिस फैल जाता है। तो आइरिस क्या करता है? आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। और जो नेत्र में इमेज बनती है कॉर्निया पर बनती है, उल्टी और वास्तविक। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो दोस्तों, यदि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में दोष है निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का अर्थ है कि दूर का तो सही दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का सही दिखाई नहीं देता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो दूर का सही देख लेता है। उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दूर बन रहा है, तो उसको नज़दीक लाने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। कन्वर्जेंट जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दोष से पीड़ित है? तो देखिए, अगर वह नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो वह दूरदृष्टि से जो है पीड़ित है। दूरदृष्टि का अर्थ है कि दूर की वस्तु अच्छी दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देती। तो 1 मीटर से कम की दूरी तो नज़दीक हो गया ना भाइयों, तो नज़दीक की दिखाई नहीं दे रही है, दूर की दिखाई दे रही है, तो दूरदृष्टि दोष हो गया। यानी नज़दीक का अच्छा दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष, दूर का साफ दिखाई देता है तो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? आवर्धक लेंस का। तो घड़ी के पुर्जे बहुत छोटे होते हैं, आवर्धक लेंस उनको लाखों गुना बड़ा करके दिखा देता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए प्रकाशिक यंत्र जो यूज किया जाता है दूरदर्शी होता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में होता है। प्रकाशिक तंतुओं में जो है संकेत प्रकाश तरंग के रूप में जाता है। कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रुक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों का क्या कर सकता है? विच्छेदन कर सकता है। क्रुक्स कांच। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो का एक A to Z प्रश्न, जितने भी 500 प्रश्न है वो महा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। ये रामबाण वीडियो आप देख डालिए, रट डालिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में साइंस से आने वाला प्रश्न छूटेगा नहीं, फतेह कर डालेंगे साइंस को दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल रंग का जो सबसे ज़्यादा तेजी से पौधे द्वारा अवशोषण होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितत्व प्रभावित होंगे? तो केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होंगे। आवृत्ति का कोई जो घटक परिवर्तित नहीं होगा। आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर पड़ता है? तरंगदैर्घ्य पर। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में होता है? तो नतोदर यानी कॉनकेव। तो निकट दृष्टि दोष में जो है नतोदर यानी कॉनकेव और दूरदृष्टि दोष में
जो उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर फाइबर ऑप्टिक्स जो है आधारित है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म कर दीजिए तो श्वेत प्रकाश नली में पैदा हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच में से अगर प्रकाश को गुजारा जाएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को दोस्तों। 21 जून को आपकी जो दोपहर को छाया होती है वो सबसे छोटी होती है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो फोटोन जो प्रकाश की है मूलभूत यूनिट। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि की जाती है। धड़ाधड़ आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का उपयोग करना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी एसी को डीसी में बदल देते रेक्टिफायर के द्वारा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70% भाग तो जो है प्रकाश में परिवर्तित होता है, बाकी 30% हीट में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो 10⁻6 ओम का जो प्रतिरोध होता है, 10⁻6 ओम का जो प्रतिरोध होता है मानव शरीर का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। एकीकृत परपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो वह पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने में किया जाता है? तो वायु प्रदूषक को जो नियंत्रित करने में स्थिर विद्युत अवक्षेपित का उपयोग किया जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्याति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो दक्षिण उत्तर दिशा में यानी उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? सवाल नंबर 151। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो जनरेटर को यानी जनरेटर को बनाने में किया जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो दक्षिण से उत्तर की तरफ। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ, परंतु अगर कोई हम जो दंड चुंबक लटकाते हैं धागे में बांधकर तो वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ ही रुकेगी। लेकिन जिधर पृथ्वी का चुंबक का दक्षिण है उधर उस लटकी हुई चुंबक का उत्तर होगा, और जिधर पृथ्वी के चुंबक का उत्तर है उधर लटकी हुई चुंबक का दक्षिण होगा, क्योंकि पृथ्वी का दक्षिण लटकी हुई चुंबक के उत्तर को आकर्षित कर लेगा, और पृथ्वी के चुंबक का जो पृथ्वी एक चुंबक की तरह ही है ना, तो पृथ्वी की चुंबक का जो उत्तर है वह लटकी हुई चुंबक के दक्षिण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इसलिए विपरीत दिशा में चुंबक के ध्रुव होते हैं। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो दोस्तों 4 होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटोनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नाव की रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरे उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिका का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। तो जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो जो द्रव्य है, जो मटेरियल है, वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और भीषण ऊर्जा निकलती है। लगभग 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान पैदा हो जाता है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो बाह्य सेमी कंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की? तो डायनामाइट की। डायनामाइट जो होता है एक विस्फोटी पदार्थ होता है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नाल और रस्का ने किया।
मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का, जो गले में लटकाए रहते हैं हमेशा, वो कभी छाती पर लगाते हैं तो कभी कमर पर लगाते हैं, वो स्टेथोस्कोप होता है दोस्तों। तो मेडिकल डॉक्टर्स और व्यावसायिक यानी मेडिकल के क्षेत्र के लोग इसका उपयोग करते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का उपयोग करते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती है दोस्तों। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसका। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापते हैं? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। और प्रश्न नंबर 169वां है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो वही स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो एस चंद्रशेखर जी के नाम पर रखा गया है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग लाया जाता है? तो उच्च तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग लाया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्सरे उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिका का उपयोग जो किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 173 प्रश्न इसमें है, ये पार्ट हमने पूरा किया है। अब हम चलेंगे रसायन विज्ञान की तरफ। उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की को जो भी मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चंस हैं उनको हम जो एक ही बार में धो डालते हैं। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं अब रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को जो है पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके मोस्ट रिपीटिव जो भी क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, वो सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक और वीडियो आपके लिए जो बनाई जाएगी, बचे कुछ प्रश्नों को उसमें धो डालेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस। तो ये H2O, और जिसको हम जल कहते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सबसे पहले किसने कहा? तो एक कणाद ने कहा। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर बराबर होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिल्टन ने किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो सफलतापूर्वक निर्धारण किया वो मिल्टन ने किया। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणुओं में नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने यह सिद्ध कर दिया। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने की? तो डी ब्रोगली ने की। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पत्र पर जो एल्फा कणों का बम्बारमेंट किया था, तो कुछ जो एल्फा कण सीधे निकल गए थे, कुछ 90 अंश के कोण पर मुड़ गए थे, कुछ अपने रास्ते से वापस आ गए थे। तो इस तरह से जो रदरफोर्ड ने प्रयोग करके परमाणु में नाभिक को खोजा था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी। डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी चलता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन ने दिया था परमाणु सबसे छोटा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रचक्रण होता है? तो ये न्यूट्रिनो में होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होगी दोस्तों। रिपीटिव क्वेश्चन, क्योंकि 2 और प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जुड़ेंगे। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ नाभिक के चक्कर लगाते हैं। नाभिक पे धनावेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिक का जो धनावेश है वो प्रोटॉन के आवेश के कारण ही होता है, और नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो है नियंत्रित होता है। एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। कार्बन का दोस्तों एक ही कक्ष के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें विपरीत चक्रण होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं 6, और इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक है? तो गामा किरणों की। 1 मीटर मोटी एल्युमिनियम की दीवार को भी ये पार कर लेती हैं। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने से के बाद में किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो सीसा में। सीसा में सभी रेडियो सक्रिय जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है फाइनली वो सीसा बन जाते हैं।
विघटित हो होकर किस में बदल जाते हैं, सीसा में। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम के देश के नाम पर रखा गया, तो पोलोनियम का नाम जो है। यूरेनियम। विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, तो न्यूट्रॉन की। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो विखंडन अभिक्रिया से। किसी तत्व के समस्थानों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो न्यूट्रॉन की। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कोबाल्ट 60 है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अवकरण कहते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकारक यानी कि अपचायक, अवकारक मतलब अपचायक, दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो सोडियम नाइट्राइट। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है, तो F2O है। F2O में जो है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है दोस्तों। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए वैसे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है नॉर्मली तो, लेकिन फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह +2 हो जाती है, जनरली -2 होती है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अम्ल और भस्म मतलब क्षार के उपयोग में, तो लिटमस पत्र से। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो हाइड्रोजन निकालती है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है भाई 7.35 से 7.45 तक। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था, तो डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती हैं, तो जो निम्न दाब और उच्च ताप पर जो वास्तविक गैस है वह आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, निम्न दाब उच्च ताप पर। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों से जो है मेरा निवेदन है कि राष्ट्र हित में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते सवाल नंबर 31। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो दुगुना होता है। ताप एवं दाब की, तो गैस का जो अनुभार होता है वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, समझे। ताप एवं दबाव की या दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो अणुओं की। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, जब H2SO4 बनाते हैं तो जो है उत्प्रेरक विष कौन सा होता है, आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन के उत्प्रेरक के लिए निरोध का कार्य करता है, यानी कि उत्प्रेरक विष का काम करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेज करता है। किस प्रक्रम में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, P2O5 को, तो संस्पर्श प्रक्रम में या सर्पेक प्रक्रम में। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन। LPG में कौन सी गैस मुख्यतः होती है, तो ब्यूटेन होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है, तो CO और H2 का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। कौन, जल गैस। आगे कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, तो भाई एंथ्रासाइड जो कोयला होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयले की जो कार्बन की प्रतिशतता मात्रा है वो एंथ्रासाइड में पाई जाती है, बाकी लो क्वालिटी के सब। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो भाई गंधक अम्ल से, यानी H2SO4 से। H2SO4 को गंधक का अम्ल बोलते हैं दोस्तों। तो जब अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है H2SO4 से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही जलती हुई आग पर छिड़की जाएगा ये गैस, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि आग बुझ जाती है। और CCl4 का भी उपयोग जो अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, तो आग की गर्मी प्राप्त कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। और भाई ऑक्सीजन ही तो ज़रूरी है आग लगने के लिए, तो उसको कम कर दिया जाता है। पेट्रोल से लगने वाली आग को किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाला। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया मोज़ले ने। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है दोस्तों। वर्तमान आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या के क्रम में तत्वों को लगाया गया है।
NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट मिला दिया जाता है, तब उनको स्टोर रखा जाता है, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट मिलाकर। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट से किया जाता है। एल्युमिनियम किस में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्नालाइट से मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है, ये जो अयस्क है इसका। एल्युमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोलाइट के द्वारा। जो है ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित कर देते हैं। बुझा चूना होता है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो है इस पर क्लोरीन Cl2 गैस की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बन जाता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? तो लोहे। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? तो निकल मिलाते हैं। तो भाई लोहे में निकल मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? इस्पात। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम को मिलाया जाता है। देखिए इस्पात बनाने के लिए तो लोहे में निकल, और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं, है ना। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? तो अनिलन। अनिलन के द्वारा अयस्क को जंग लगने से रोक लेते हैं। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता? तो फेरिक क्लोराइड लगा दो, और या तो फिटकरी लगा दो। हरा तोता या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो दोस्तों फेरस सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस को जो हरा तोता या हरा कसीस कहते हैं। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो भाई अगर तांबा शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो विल्सन बीमारी हो जाती है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। वो जो शैवाल मतलब जो काई जम जाती है तो उसको कॉपर सल्फेट डाल देते तो मर जाती है वो सब। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड में किया जाता है। जिंक ब्लेंड से क्या प्राप्त किया जाता है? जस्ता। राजस्थान स्थित जावर की खान है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए, जैसे जस्ता जैसे जावर। और तांबा खेतड़ी, और जो चांदी भी खेतड़ी, राजस्थान में ही है खान। कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड। कृंतकनाशी मतलब चूहे। जिंक फास्फाइड जो दवाई छिड़क दो तो मर जाते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से चांदी को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यदि आपने ये वीडियो पूरा देख डाला तो लाइव झिंगा लाला, एक भी सवाल आपका जो साइंस से छूटने वाला नहीं है। इसी में से प्रश्न आएगा, इसी में से लिख के ले लो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चांदी की। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है 75%। शुद्ध सोना 75% होता है, बाकी 25% अशुद्धियाँ होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ मरकरी की जो वेपर रहती है वो ट्यूबलाइट में भरी जाती है, आर्गन के साथ में मरकरी वेपर। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा के में रखा जाता है। पारे को किस में भर के रखते हैं? लोहा के पात्र में। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? तो गैलेना से होता है। गैलेना का सूत्र होता है PbS, लेड सल्फाइड से सीसा मिलता है। और जो हमारी जो मोटर बाइक्स होती हैं इनमें से जो धुआं निकलता है उसमें भी शीशे की मात्रा अधिक होती है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो सीसा का ही होता है। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी है? तो टाइटेनियम। कौन सी, देखिए इस्पात के बराबर तो मजबूत है लेकिन भार में आधी है, टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के यानी आधे से ही काम चला देगी इस्पात की तुलना में? कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है? टंगस्टन। और हीटर में तार प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है राजस्थान का। टंगस्टन किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो गैलियम का। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये ट्रांजिस्टरों में उपयोग होती है। प्रश्न नंबर 76। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन। और दोस्तों मंदक के रूप में भारी जल को उपयोग किया जाता है।
और न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़ उपयोग की जाती है, और मंदक के रूप में भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है। किसमें? नाभिकीय रिएक्टरों में। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो देखिए निकल। निकल जो अगर डाल दो आप स्टील में तो वो उसको संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि जंग रोधक बना डालता है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मैग्नीज मिलाया जाता है। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो यूरेनियम जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। नागासाकी पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था तो किसका बना हुआ था? तो प्लूटोनियम का बना हुआ था, प्लूटोनियम का। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम लाया जाता है। NPK का कट्टा भी आने लगा अब तो। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो पोटेशियम की वजह से। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो पोटेशियम की वजह से जो प्याज और लहसुन में क्या होती है? गंध होती है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो वह थोरियम। तो दोस्तों क्या है वो? थोरियम है। किस प्रश्न नंबर 87 किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से। फिटकरी गंधले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, माणिक्य और नीलम। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड को। और सिल्वर आयोडाइड से क्या कर लेते हैं? कृत्रिम वर्षा कर लेते हैं। और सिल्वर आयोडाइड ब्रोमाइड से क्या कर लेते हैं? फोटोग्राफी में उपयोग कर लेते हैं। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो नाइक्रोम, जो कि हीटर में उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो इसको याद कर सकते हैं, लोक्रो का, लोक्रो का, लोहा, क्रो और कार्बन। लोक्रो का, लोहा, क्रोमियम, कार्बन। लोक्रो का स्टेनलेस स्टील में होता है। क्या होता है? लोक्रो का, लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। किसी बिजली की इस्त्री को यानी प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का करते हैं। क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वह उच्च होता है और ये इसका जो गलनांक है वह भी उच्च होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्म हो जाती, तो पिघलती भी नहीं है, और जो इसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है जिससे कि ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। इसलिए नाइक्रोम का उपयोग जो है इस्त्री में या हीटर में किया जाता है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में आता है? तो एल्युमिनियम के द्वारा जो पुर्जे बनते हैं। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो सीसा। देखिए कोई सा भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हो उसका अंततः जो बनता है वो सीसा ही बनता है। दोस्तों नॉन स्टॉप राष्ट्र हित में शिक्षा, आपके भाई का आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर देता है? पीतल को रंगहीन कर देता है। मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड। और नीलम में क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये जो होता है मणिक का लाल रंग होता है क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स की वजह से पायरेक्स कांच ज़्यादा ताकतवर होता है, मजबूत होता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड, AgBr। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन का जो स्थान है आवर्त सारणी वह अभी निश्चित नहीं है। इसमें जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है तो इसलिए इसको पहले समूह में ही रखा गया है, परंतु यह गैस है इसलिए इसको 17वें ग्रुप में फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ में भी रखा जा सकता है। तो पहले और 17 के बीच में ही फ्लोटिंग करती रहती है बेचारी। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन।
खाना पकाने के तेल में किस प्रक्रिया वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनता है। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? तो जल का परावर्तनांक जो है वो उच्च है, इसलिए एक अच्छा विलायक है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भाग पर क्या है दोस्तों? जल है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आचमन द्वारा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी मंदक के रूप में। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। कार्बन के दोस्तों लगभग 10 लाख यौगिक जो है प्रकृति में उपस्थित हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट्स की तरह। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग इसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक पर करता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है बियर में। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन सा उपस्थित रहता है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है मृदु पेयों में, जितने भी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका आंसर जो आप सही कर लीजिएगा। हरित गृह प्रभाव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कोई रोल नहीं होता। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है? तो सिलिकॉन का होता है या जर्मेनियम का होता है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका है, सिलिका से कांच बनाया जाता है। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो अमोनिया का किया जाता है हैबर विधि से उत्पादन। और हैबर विधि के अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का, Fe का। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करता है? तो NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है उत्पन्न करता है सुपरसोनिक वायुयान। और ये वायुयान सब उड़ते कहाँ पे? समताप मंडल में उड़ते हैं। और जो ठंडा मंडल होता है वो मध्य मंडल होता है दोस्तों। मध्य मंडल का जो टेम्परेचर वो कम होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन गैस जो किसका कर लेती है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? पराबैंगनी किरणों से करती है। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी रचना बनाते हैं? तो 8 परमाणु जो मिलकर गंधक की वलय का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 दोस्तों, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड की। जब अधिकता हो जाती है वायु में तो पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? तो कार्बन प्राप्त होता है। कौन सा हैलोजन तत्व तो जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो ये फ्लोरीन है। देखिए जो अक्रिय तत्व हैं 18वें समूह के, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये जो है अक्रिय तत्व है, ये किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु जीनोन अक्रिय होने के बावजूद भी फ्लोरीन के साथ में मिलकर कुछ यौगिक बनाता है। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग। वायुयानों के टायरों में भरने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 होते हैं। और हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों इस केमिस्ट्री के पार्ट का अंतिम प्रश्न, इसके बाद में हम पढ़ेंगे लगातार बायोलॉजी को। इसका अंतिम प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए उसमें क्या भरा जाता है? आर्गन गैस को भरा जाता है। दोस्तों यह इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 160 प्रश्न संकलित किए गए हैं। और दोस्तों यदि
इस वीडियो में प्रश्न कवर नहीं हो पाते हैं तो उन प्रश्नों को एक नई वीडियो में इसी तरह से 500 प्रश्न फिर से एक साइंस का धमाका कर देंगे। और दोस्तों इस तरह से आपका साइंस का जो पूरा किसी भी परीक्षा के लिए निपटान हो जाएगा। इस पार्ट को शुरू करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण 160 प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं नॉन स्टॉप, बिल्कुल एकदम बिना रुके बिना झुके दोस्तों परीक्षा को फतेह कर डालना है। और दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आपकी अप्रैल और मार्च में भी हो सकता है कोई परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपके जो सभी परीक्षा करवा गए ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिए, आप अपनी परीक्षा 100% बिल्कुल एकदम फुल रखिए। शुरू करते हैं पहले सवाल से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की जो शपथ दिलाई जाती है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना। तो दोस्तों धान की पैदावार जो बढ़ाने वाला जो जीवाणु है उसका क्या नाम है? तो एनाबीना। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला मिलता है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस का जो प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में, सैक्रोमाइसिस का। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहते हैं। और दोस्तों जो खाली चट्टानों पर उगते हैं उनको सेक्सी कोल्स कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सी कोल्स। और पेड़ों पर कोर्टिकोल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को खाते हैं जापान में। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? जल स्थलचर कहते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नंगे रूप में यानी नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो इफेड्रिन प्राप्त होती है दोस्तों इफेड्रा से। किस एक की खेती का पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की जो है प्रतिरोपण करके की जाती है। और दोस्तों धान की भी प्रतिरोपण करके की जाती है और गन्ने की भी प्रतिरोपण करके की जाती है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस में। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में पाया जाता है। किस चीज में अधिक खाने के से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पाद के खाने से। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो क्रूसीफेरी से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो तना। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो लौंग में। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्प क्रम। हल्दी चूर्ण यानी कि टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से दोस्तों यानी कि जड़ से। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होती है। और किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है दोस्तों पौधे की वृद्धि के लिए। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता से होता है। धान का खैरा रोग या लघुपत। फूलगोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मॉलिबिडनम यानी मॉलिबिडनम की कमी से फूलगोभी का विटेल रोग या विटटेल जो है होता है। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश किसमें बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑक्सिन से।
प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किया जाता है तो ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। प्रकाश अनुवर्ती संचलन जो है ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पादप वृद्धि अनुमापन के लिए पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो जे.सी. बोस का। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस को, यानी सफेदा के पौधे को। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फफूंदी है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरे से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर जो होती है ये फसलों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम करता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके। संवेदी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। और खाद्य पदार्थ फ्लोएम से पौधे के सभी अन्य भागों में जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादक किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जैसे जीन और जैसे जोहानसन। बारबेरा मैकलिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का पर बारबेरा मैकलिंटॉक ने रिसर्च की थी। बारबेरा मैकलिंटॉक मक्का। सन 1900 जैसे जीन का जोहानसन है उसी तरह से मैकलिंटॉक का मक्का है। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था कार्नबर्ग को। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन ने कहा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया? तो कोशिका का नाम दिया रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल करती है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। राइबोसोम अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति से हम पहचान सकते हैं कि ये पादप कोशिका है अथवा पशु कोशिका है। राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, जो भाई और बहन और जो गृहिणी इस वीडियो को अभी तक देख रहा है उस सबको मेरे जो बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों मेरा नमस्कार, क्योंकि ये हौसला ही है, यही हिम्मत है जो आपको जिताएगी। दोस्तों, यही वो ताकत है, यही वो जो आपके अंदर की प्रबलता है जो आपको हर परीक्षा में फतेह कराएगी। दोस्तों, क्योंकि हर कोई परीक्षा त्याग चाहती है। दोस्तों, यदि आपने अपना कहीं पे समय दिया है तो वह समय आपका बेकार नहीं जाएगा। इस वीडियो को देखा गया एक एक प्रश्न आपकी मस्तिष्क पटल में छप जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो होता है ये कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक नहीं होता है जंतु कोशिका में। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसने कहा था? तो हक्सले ने कहा था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन एवं क्रीक ने किया था। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले की थी ब्राउन ने। और कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है रीटर को। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके ऊर्जा अंतरण का है? तो एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा जो संचरित होती रहती है, इसी से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि कीजिए तो उससे पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत सही रहेगा।
भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा कारण प्रमुख है? वनोन्मूलन है। यह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसको फाइकोसाइनिन कहते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है। धारणीय विकास जिनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिनके उपयोग से के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है तो प्राकृतिक संसाधन है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय यानी सस्टेनेबल करने के लिए आवश्यक कम से कम भूमि को बोलते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। इतनी तो होनी ही चाहिए किसी मनुष्य के पास, तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयुक्त कर रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड होती है रक्त में मिल जाती है जिससे कि एक विषैला पदार्थ बन जाता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में बंद कमरों में अंगीठी जलाकर ना सोएं, क्योंकि उस अंगीठी वाले कोयले में से सबसे ज़्यादा निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक दमघोंटू गैस होती है। हर साल सर्दियों में इस तरह की दुर्घटना होती रहती हैं दोस्तों। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो सीसा की वजह से, जो कि हमारे कार मोटर साइकिल की जो साइलेंसर्स होते हैं उनमें से निकलता है क्या? सीसा। और ये तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है? ध्वस्त कर देता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा। सौर रूप में यानी कि सौर ऊर्जा में कोई क्या नहीं होता है? प्रदूषण नहीं होता है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर दोस्तों छिद्र हो गया है वायुमंडल में, यानी कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? तो बहुलक अधिशोषक के प्रयोग से। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निक्षालक कहते हैं। अस्थियों का जो अध्ययन विज्ञान की शाखा जो कहलाती है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंदर जीवाश्मों का अध्ययन। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी के कौन सा अंग का अध्ययन करती है? तो स्नायु तंत्र का करती है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो आनुवंशिकी के लिए टिश्यू कल्चर का अध्ययन उपयोगी है। राष्ट्र हित में शिक्षा दोस्तों, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। सीरोलॉजी कहते हैं। सोरोलॉजी तो छिपकली के अध्ययन को कहते हैं और सीरोलॉजी कहते हैं रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो शरीर संरचना और वातावरण से है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को मिला था नोबेल पुरस्कार। वह वैज्ञानिक कौन जिसने पहली बार रुधिर पर संचरण की व्याख्या की? तो विलियम हार्वे ने की थी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा हृदय का सबसे पहले प्रतिस्थापन किया गया। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन एवं क्रीग ने किया दोस्तों। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया। हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक जो होता है वह शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। संवेदना का चालन शरीर के किस एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश की विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका में कोई कोश की विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों रिपीट हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि यह आपकी आंखों के सामने इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप भूलें ना। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा होते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत जो वंशागत होए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो पिता के। देखिए लड़का होगा या लड़की किस पर डिपेंड करता है? पिता पर डिपेंड करता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये ऑटोसोम नहीं, ये क्रोमोसोम होगा। यानी कि जो एक सामान्य मानव होता है उसमें कितने
जोड़ी जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो होते 22 जोड़ी। सामान्य मानव शुक्राणु में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 22 जोड़ी होती है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह, दोस्तों ये 23 जोड़ी होती है, माफ कीजिएगा। जो शुक्राणु में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। 46 जो है होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं XX के, और जो 23वां जोड़ा होता है वो XY का होता है पुरुष में, लेकिन 23वां जोड़ा जो महिला में होता है वो XX ही होता है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो दोनों संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध पैदा हो जाएंगे। DNA अंगुली छाप का प्रयोग यानी DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग जो किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो चोर की पहचान के लिए। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया? तो प्रोटोजोआ के श्रेणी में। मलेरिया परजीवी और अमीबा को। पेचिस या अमीबोबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा में। चपटे कृमियों या फ्लैटवर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। चिपटे कृमियों या तो चिपटे कृमियों लिखा आएगा या फ्लैटवर्म्स आएगा। इनको जो प्लेटीहेल्मिन्थीज ग्रुप में रखा है। फीता कृमि कौन से संघ में रखा है? तो ये भी प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा है। फ्लैटवर्म हो या टेपवर्म हो, दोनों ही प्लेटीहेल्मिन्थीज में है। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ में रखा है? तो इनको निमेथेल्मिन्थीज में रखा है। निमेथेल्मिन्थीज में गोल कृमि को रखा है या सूत्र कृमि को रखा है, और फ्लैटवर्म और टेपवर्म को प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा है। जब गोल हो जाए तो निमेथेल्मिन्थीज में रखेंगे। फेरिटिमा पॉस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केंचुआ का नाम है फेरिटिमा पॉस्थुमा। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में जो महत्व है? तो डायटम का। डायटम जो जीव हैं उनसे पता लगाते हैं कि जो डूबने से मृत्यु हुई है क्या। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन के बाद में नर को मार देती है? तो ये मकड़ी में पाया जाता है। तो मकड़ी जो होती है मैथुन के बाद में नर को मौत के घाट उतार देती है। तालाब और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो दोस्तों गैम्बूसिया जो मछली होती है, यदि आप उसको तालाब या कुओं में डाल देते हैं तो मच्छरों को भगा देती है, मार देती है। क्या है? गैम्बूसिया मछली। भारतीय वन्य जीव के जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो चमगादड़ है जो है फ्लाइंग फॉक्स। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं। इसलिए कैल्शियम की जो सभी वृद्ध भाई बहनों को और गृहिणियों को सलाह दी जाती है कैल्शियम की टैबलेट झकाझक धुआंधार खाते रहें। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। तो दोस्तों जो मुख में जो टाइलिन स्रावित होता है वो मंड या स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। अधिकतम पोषक तत्व तो रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से किए जाते हैं, क्योंकि छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है, छोटी आंत में मुख्यतः होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइमों की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए पेट में। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में 3 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ठीक है, यकृत करता है। तो पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो विषैले पदार्थों को चूस लेता है कौन? यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय चाहिए? तो 0.8 सेकंड चाहिए दोस्तों। तो 1 मिनट में 72 बार जब धड़कता है तो इसमें जो है 0.8 सेकंड चाहिए एक बार धड़कने के लिए। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो पूरे जीवन काल में लगभग जो अंदाजन 2 अरब बार मनुष्य का जो हृदय है वो धड़कता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या प्लीहा जो होती है यह ब्लड बैंक का काम करती है मानव शरीर में।
मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये होती है दोस्तों, मानव रक्त में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है 80 से 82%। लेकिन दोस्तों आपको 90% भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो 90% भी आप मारिएगा ऑप्शन। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडी निर्मित होती है प्लाज्मा में। लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है लाल रक्त कणिकाएं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, और डब्ल्यूबीसी का भी कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से। और इनका जो कब्रगाह कहाँ पर है? स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा में जाके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी मर जाती हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर अणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती हैं। मानव शरीर की किस कोशिकाओं में, किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजन शक्ति सबसे कम होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा। जो दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित हो रहा है, जिसको हम नार बोलते हैं, प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? नार बोलते हैं। उसके द्वारा जो बच्चा क्या लेता है? खाना लेता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड करके उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांड सन के। भ्रूण के विकास के लिए जो बीजांड सन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? दोस्तों ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों यह TSH। ये TSH जो हार्मोन है, यह थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है, TSH हार्मोन। यह मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय दोस्तों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह ही काम करती है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल। दोस्तों छाछ या दही पीने के बाद में आपको जो शरीर में क्या होती है? थकान महसूस होती है, या आपको जो क्या आ जाता है? आलस आ जाता है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल आपकी नसों में जो मांसपेशियों में पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको थकान लगती है, शरीर आराम में आ जाता है। प्रश्न नंबर 146, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है, इससे जीवाणु मर जाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो ये परासरण की क्रिया के द्वारा जो गैसें हैं वह रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे क्या करती हैं? छोड़ देती हैं, परासरण की क्रिया के कारण। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से तुलना की जाती है आँख के रेटिना की कैमरा के फिल्म से। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। तो दोस्तों जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो शरीर को क्या क्या लगेगा? थकान लगेगी। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का बनता है विटामिन के की वजह से। के के कारण। अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों उपस्थि और अस्थि, यानी उपस्थि और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। प्रश्न नंबर 154, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन को गुर्दा पथरी का पता लगाने में उपयोग में लाते हैं। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के करता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो कैरोटीन की वजह से जो पीला होता है, और कैसीन प्रोटीन की वजह से सफ़ेद होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए करने वाला मदद विटामिन है विटामिन ए, जो संक्रमण को रोकता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C बाहर निकल जाता है। मनुष्य में
एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। एफ्लोटॉक्सिन के कारण जो यकृत प्रभावित होता है। और परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। ट्रांसजेनिक क्रॉप परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण की तैयार की गई है? तो विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। दोस्तों इस तरह से हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 500 प्रश्न जो पूरे कर लिए हैं। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणी को मेरा दिल से धन्यवाद दोस्तों कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। और दोस्तों यही हौसला है जो आपको जीत दिलाएगा। दोस्तों आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम और नमस्कार दोस्तों। तो इस तरह से हमने जो ये 500 प्रश्न के आसपास प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों यदि अभी तक किसी भाई बहन और गृहिणी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, जिसमें भी होंगे इसी तरह से 500 की जो कलेक्शन होगा, या तो कोई 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कोई कलेक्शन होगा। दोस्तों आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यह तय किया जाएगा कि कौन से प्रश्न जो है किस टॉपिक पर अगला वाला जो वीडियो बनाया जाए, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम बेहतरीन एकदम अच्छा सा सेशन आपके लिए लाएं। और परीक्षा को फतेह करना है दोस्तों। इस तरह से ही आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मैं ईश्वर से आपके सफलता की कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और आपके माता पिता को मेरा नमस्कार दोस्तों।